नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा से। 7 समंदर पार हूं, लेकिन बात देश की, और बात आज खास राहुल गांधी की, नए नेता प्रतिपक्ष की लोकसभा में। बतौर नेता विपक्ष आज राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया लोकसभा में, और भाषण 100 मिनट का यह भाषण था, 1 घंटा 40 मिनट। और भाषण ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टोकना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह को भी, और सरकार में नंबर 2 और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी खड़े होकर राहुल गांधी के दावे की, उनके आरोप का खंडन करना पड़ा। अब यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। राहुल गांधी को 20 साल हो चुके हैं बतौर सांसद। यह राहुल 5.0 है। दरअसल 5वीं बार वो सांसद बने हैं, और पहली बार संसद में नेता प्रतिपक्ष की वो भूमिका में हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष का। राहुल गांधी को लेकर पिछले 20 सालों में बहुत सारी बातें हुई। उसमें एक प्रोजेक्ट पप्पूकरण भी था, राहुल गांधी का पप्पुआइजेशन, और इस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया बीजेपी ने। बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता और उनकी ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को लगातार यह बताने में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा लगा रहे थे कि राहुल गांधी से हो ना पाएगा। और राहुल गांधी भी बात बात पर या बिना बात भी विदेश चले जाते थे, गायब हो जाते थे। तो राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं, गंभीर राजनेता नहीं है, परिपक्वता की कमी है। अपनी ही सरकार में एक अध्यादेश को फाड़ दिया था प्रेस क्लब में, और राहुल गांधी ने जब एक भाषण भी दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री के गले मिले, पर फिर आंख मारते भी दिखाई दिए, तो वो टैग, वो जो इमेज थी, वो छवि, वो चस्पा हो रही थी। लेकिन आज राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला कि सरकार में 3 सबसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन देश के प्रधानमंत्री, नंबर 2 रक्षा मंत्री और बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को भी पलटवार करना पड़ा। तो यह अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। दहाई का आंकड़ा पार करने के कगार पर है कांग्रेस। 3 के आंकड़े में, ट्रिपल डिजिट्स के आंकड़े में तो नहीं आई, लेकिन जो गत थी कांग्रेस पार्टी की, 44 फिर 52 सीटें, नेता प्रतिपक्ष भी अपना चुन नहीं पा रहे थे। इस बार राजनीतिक सूरत हाल कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, 32 पीछे रह गई 272 से 240 पर, और उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, वो चाहे टीडीपी हो या जेडीयू। बाकी घटकों का अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और 234 का आंकड़ा विपक्ष के पास है। तो विपक्ष अपनी मजबूती का इजहार भी करता दिखाई दे रहा है, और उसकी आज बानगी राहुल गांधी के भाषण में भी दिखी। सिलसिलेवार तरीके से मुद्दे क्या उठाए राहुल गांधी ने, उनका मैं जिक्र करने वाला हूं, लेकिन पहले सुनिए क्या ताल ठोकी राहुल गांधी ने, और सत्ता पक्ष कैसे तिल मिलाता भी दिखाई दिया। सुनिए। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हटा दिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं कि
सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं मगर अपनी पार्टी में भी भय है। इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। तो राहुल गांधी के आक्रामक तेवर क्या बता रहे हैं? हैज राहुल कम इनटू हिज ओन? मतलब राहुल अब परिपक्व हो गए हैं, अब बीजेपी के साथ वो दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं क्या? और आज जो मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने, सिलसिलेवार तरीके से सिर्फ उनके हेडलाइन के तौर पर आपके सामने पेश करूं तो हर मुद्दे पर वो सरकार को घेरते दिखाई दिए। पहली बात की उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया, जो विचार है, जो भारत है, जो हम सबको जोड़ता है, और उसमें हिंदू बहुतायत में है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा खुद को हिंदू कहने वाले वो बीजेपी पर वार कर रहे थे, हमला कर रहे थे, दिन रात हिंसा भी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं हिंसा को। इस पर प्रधानमंत्री ने भी दखल दिया, अमित शाह भी बोले, अश्विनी वैष्णव भी माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि हिंदू का अपमान किया गया है। लेकिन क्या बात कुछ आगे अब बढ़ गई है? राहुल गांधी क्या बैकफुट पर आने को तैयार नहीं, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पलटवार किया है, लेकिन मैं अभी अपने आप को संसद तक ही सीमित करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने तो यह भी कहा कि भाई अयोध्या, फैजाबाद जो लोकसभा सीट है बीजेपी हार गई, कि भगवान राम की जन्मभूमि ने भी बीजेपी को मैसेज दे दिया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? मैं अभी आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, बाकायदा आंकड़े भी यहां पर पेश किए राहुल गांधी ने। इसके अलावा मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, इसका जिक्र तो सरसंघचालक मोहन भागवत भी कर चुके हैं। अरबपतियों की मदद के लिए नोटबंदी की गई, जीएसटी लागू किया गया, अडानी अंबानी के फायदे के लिए कृषि कानून लाए गए, और कृषि के मसले पर एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि भाई इसे कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया गया, एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही, इस पर नोकझोंक भी हुई। नए नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, वो भी बीच में टोकते दिखाई दिए राहुल गांधी को कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, लागत का 50% दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते, और ये A2+FL वाला फॉर्मूला क्यों, स्वामीनाथन आयोग का C2+50% का फॉर्मूला क्यों नहीं लागू किया जा रहा? किसान क्यों आज भी 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है? 1.8% विकास दर क्यों रह गई कृषि की, जो कोरोना काल में 4% से भी ऊपर थी और अपने कांधों से एक संबल दिया था देश की अर्थव्यवस्था को? अब अल्पसंख्यकों की भी बात की गई कि अल्पसंख्यकों को लेकर एक प्रचार प्रसार ऐसा किया जा रहा है कि वो डर रहे हैं, डर का, फियर का पैकेज क्या बेचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? राहुल गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर भी तंज कस दिया। शिव जी की मूर्ति दिखाई तो वो मूर्ति हट गई, मतलब राहुल गांधी फ्रेम में से हट गए। राहुल गांधी ने कहा देखिए, जैसे ही मैंने मूर्ति उठाई है और मेरा चेहरा हटा दिया गया, कैमरा कहीं और लगा दिया गया, स्विचिंग कर दी गई कैमरा की, फिर दोबारा उठाने की कोशिश की, फिर स्विचिंग हुई। इस पर नियमावली को लेकर बहस भी हुई, लेकिन राहुल गांधी स्टूड हिज ग्राउंड और कहा कि जब आप प्रधानमंत्री से मिले थे तो आप झुक रहे थे, और मुझसे मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं। इस पर ओम बिरला को भी सफाई देनी पड़ी, स्पीकर को, कि ये तो भारतीय संस्कृति है कि बड़े के आगे झुकते हैं, पैर भी छू सकते हैं, और जो उम्र में छोटा होता है उसके साथ बराबरी का हाथ मिलाया जाता है। राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा सदन के अध्यक्ष, सभापति तो आप हैं, आप सबसे ऊपर हैं, हम सबको आपकी बात माननी पड़ेगी। तो इस नोक झोंक में तस्वीर उभर कर क्या सामने आ रही है? विपक्ष
जिसकी हवा निकली हुई थी और अपनी मनमर्जी के हिसाब से सत्ता पक्ष सदन को भी चला रहा था, विधेयक भी पेश किए जा रहे थे, या जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है या जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी है या लटकानी है, वो सब पत्ते अपने हाथ में लिए हुए था सत्ता पक्ष। क्या अब विपक्ष वहां पर तू डाल डाल में पात पात का खेल करता भी दिखाई दे रहा है? और उसमें अग्रणी भूमिका में आज क्या राहुल गांधी नजर आए? अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यूज एंड थ्रो मजदूर बनाए जा रहे हैं अग्निवीर। राजनाथ सिंह भी कूदे, शहीद का मामला आ गया, उनको पेंशन नहीं मिलती, शहादत का दर्जा नहीं मिलता, उस पर भी राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, जो शहीद होता है उसको हम 1 करोड़ का मुआवजा भी देते हैं, लेकिन 4 साल की नौकरी और ये युवाओं में बेरोजगारी जो 9% का आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रही है 2024 में, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है। तो क्या आज राहुल गांधी सब बॉक्सेस को टिक करते दिखाई दिए, या दरअसल अभी चुनौती राहुल गांधी के सामने बरकरार हैं? वो कितने गंभीर हैं, उनकी परिपक्वता को लेकर जो सवाल थे, क्या एक भाषण में वो सारे सवाल गायब हो जाएंगे या धुल जाएंगे या गौण हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी जो एक निरंतरता चाहिए होती है संसद में, राहुल गांधी 20 साल का इतिहास है उनका बतौर सांसद का, सिर्फ 99 सवाल पूछे और 26 चर्चाओं में, बहसों में उन्होंने हिस्सा लिया 20 साल में। अब वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस भी दे सकते हैं, उसे इनिशिएट भी कर सकते हैं, उसके लिए उनका संसद में हाजिर होना जरूरी होगा। क्या राहुल गांधी उस अग्नि परीक्षा के लिए, उस कसौटी पर खुद को कसने के लिए तैयार हैं क्या? और अगर हम सत्ता पक्ष की तरफ से देखें, और सिर्फ लोकसभा की बात नहीं, जितने हमें बयान सुनने को मिले, अलग अलग बयान आए, पुष्कर सिंह धामी हो या योगी आदित्यनाथ या अश्वनी वैष्णव, गिरिराज सिंह एक और केंद्रीय मंत्री हैं, जी किशन रेड्डी, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, तमाम बीजेपी और एनडीए के नेता राहुल गांधी को आज घेरते हुए नजर आए। क्या ये अपने आप में एक शुरुआती जीत के तौर पर राहुल गांधी के लिए देखा जा सकता है? ये अपने आप में कुछ सवाल हैं, और इन्हीं सवालों पर आज का जो सीधा सवाल है, हिंदू, डर, नीट, अग्निवीर, कितने चुभे राहुल के तीर, और सदन में बहुत शोर, राहुल का भाषण कितना मैच्योर, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को नहीं बुलाया, क्योंकि तू मैं होगी। हम डिकोड करना चाहते हैं आज क्या हुआ है संसद में, उसके आने वाले भविष्य के लिए क्या संकेत और संदेश हैं। और मेरे साथ ऐसे लोग जो संसद को लगातार कवर करते आ रहे हैं। विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, दबंग दिबांग है मेरे साथ, अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, और कल इन्होंने बाकायदा एक लेख भी लिखा था राहुल गांधी को लेकर ही। सीधी बात करते हैं, प्रभु चावला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु, आज क्या दरअसल उल्टी गंगा भी कुछ बहती दिखी संसद में? राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दिए और कहीं ना कहीं कैचअप गेम करते हुए सत्ता पक्ष दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री को भी बीच में दखल देना पड़ा, राजनाथ सिंह को इंटरवीन करना पड़ा और अमित शाह को भी टोकना पड़ा राहुल गांधी को। कैसे देखते हैं आज के दिन को? भाई, मैंने अभी तक 10 पार्लियामेंट कवर किए हैं, 8 प्रधानमंत्री को सुना ही है। मेरे को याद नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को टोका हो इस तरीके से। हो सकता है मैं किसी सेशन में नहीं होऊंगा, परंतु मेरे को याद नहीं। मैंने आज रिसर्च करने की कोशिश की, उसमें कुछ मिला नहीं है। परंतु एक बात मैं स्पष्ट कहता हूँ कि पहली बार हुआ एलओपी जो नेता हैं वो सोच करके आए थे कि जिस सब्जेक्ट पे उनको बोलना था उस पर वो नहीं बोलेंगे। यानी कि राष्ट्रपति का भाषण जो है उसके ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जो बात कहनी थी, उनने उसका रेफरेंस ज़रूर दिया सारी स्पीच के अंदर, लगभग 1.5 घंटा वो बोले।
परंतु वो तय करके आए थे उनको पॉलिटिकल स्पीच देनी है, अपने ऊपर जो अटैक हुआ था अपने एजेंडे को डिक्टेट करना है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर कुछ भी नहीं बोलना। तो उनको दिखाना था कि मैं एग्रेशन में हूं, मैं डरता नहीं, डराओ मत। उसके लेकर के राहुल गांधी, जो मैंने कल लिखा था अपने अखबार के अंदर, कि उनको देखना पड़ेगा मोदी और से राहुल गांधी डायरेक्ट होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर। एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे हैं, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन जो शेडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है वो बैठा है। तो आज जो शिव मूर्ति भी लेकर के आए, सारे धर्मों के बारे में बोल करके देखे गए, राहुल गांधी अपने आप को ऑल्टरनेटिव एजेंडा लेकर के, ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी लेकर के आए थे। हालांकि उनका डिलीवरी जो है वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी प्रधानमंत्री की होती है। जब उनका कल जवाब आएगा हम देखेंगे। परंतु राहुल गांधी पूरा सोच करके इस तरीके से आया कि पॉलिटिकल भाषण होगा और सारी ऑपोजिशन का कंसेंसस जो बनता है सेक्युलरिज्म का, हर बात करना और डर की बात कर रहा है। उन्होंने केजरीवाल का नाम भी लिया कि ईडी का अटैक उनके ऊपर हुआ, तो सारी ऑपोजिशन की तरफ से बोल रहे थे। और ये उनका आइडिया था जो समझ में आ रहा था कि मेरे को प्रोवोक करना है प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को, जो मैं प्रोवोकेटिव भाषण दूंगा जिससे वो लोग प्रोवोक हों और जनता देखे कि मेरी बात के ऊपर कितने वो प्रोवोक हो जाते हैं। उन्होंने हिंदू की बात उठाई। अब ये बात होती है हर पार्लियामेंट के अंदर, तो इलेक्शन मतलब जो ये तीर चलाए प्रभु, राहुल ने सोच समझकर तीर चलाए और कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष को चुभते भी दिखाई दिए। वो अग्निवीर की बात हो या आज की तारीख में पिछले 2 हफ्तों से हम देखें, नीट का मसला सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। 24 लाख छात्रों का भविष्य कहीं अधर में लटका हुआ है और राहुल गांधी ने वहां भी तीर छोड़ा कि एक प्रोफेशनल एग्जाम को कमर्शियल एग्जाम बना दिया है, पैसे कमाने का धंधा बना दिया। भाई वो पब्लिक से अपने आप को कॉन्टेक्ट कर रहे थे ना, पार्लियामेंट के माध्यम से वो उन इश्यू को उठा रहे थे जिसके ऊपर इलेक्शन भी हुआ। नीट है, किसान है, माइनॉरिटीज़ हैं, इन और स्पीकर सबसे बड़ी बात जो है कि स्पीकर को अगर आप देखते कि उनको डिफेंसिव होना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री बड़े हैं इसलिए मैं झुकता उनके आगे था। उनका आइडिया बड़ा क्लियर था कि ऑपोजिशन ये सब टॉलरेट नहीं करे, जी आपने कर दिया, हम कलेक्टिव ऑपोजिशन हैं और पब्लिक के मुद्दे को उठाएंगे, किसानों को उठाएंगे और सैनिकों के बारे में भी। हालांकि अग्निवीर के बारे में जो कहा उन्होंने, कंपनसेशन को मिला है, परंतु अभी पेंशन की बात जो होने वाली है उसके अंदर अधूरी बातें हैं। और 6 मंत्री खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अमित शाह जी खुद स्पीकर से प्रोटेक्शन मांग रहे थे। पहली बार देखा कि होम मिनिस्टर स्पीकर को कह रहे हैं कि हमारे को भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो मेरे को लगता है आज का जो राउंड 1 था, जिसको बोलते हैं आप T20 की भाषा में कहेंगे, राउंड 1 में पहले 5 ओवर के अंदर जो है उन्होंने कंटेन कर दिया रूलिंग पार्टी को। तो इसके अंदर राहुल गांधी जो एजेंडा देना था बड़ा क्लियर है कि मैं डरने वाला हूं, मैं आई एम हियर टू अटैक, नॉट टू डिफेंड माई सेल्फ। आई एम हियर टू अटैक, नॉट टू डिफेंड। और ये बात उन्होंने बोली भी क्या होता था पार्टी कि डरती स्पीकर हो नहीं गया है राज्यसभा के अंदर। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, इसमें सबसे बड़ा मसला जो हिंदुत्व का है, जो दरअसल एक यूएसपी है, एक हाँ बीजेपी का यूएसपी है हिंदुत्व, उसको इंटरनलाइज कर लिया है। लेकिन हिंदू होकर भी हिंसा फैलाने के लिए जो बीजेपी पर आरोप लगाया और उसमें फैजाबाद का भी जिक्र कर दिया कि भगवान राम ने भी कहीं ना कहीं न्याय किया है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। और ऐसा मसला जो हमेशा बीजेपी का सबसे बड़ा वेपन, हथियार, औजार भी रहा है, राजनीतिक औजार, और जिस पर बैकफुट पर कांग्रेस दिखती आई है कि भाई सॉफ्टली हिंदुत्व है, जनेऊधारी, ये मौसमी हिंदुत्व करने वाले हैं और हमने राम मंदिर बनाया। आज उस ट्रबल्ड वाटर्स, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उसमें भी घुसते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी? संदीप बड़ा बिल्कुल क्लियर है। जैसे सेक्युलरिज्म वर्ड था, आप देखते होंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलरिज्म वर्ड यूज नहीं करती है। तो बीजेपी इस मामले सक्सेसफुल हो गई थी कि सेक्युलरिज्म वर्ड को इस तरह से बदनाम कर दो ताकि कोई डिफेंसिव हो जाए। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस चली गई थी। अब मेरे को स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर लगती है कि वो बीजेपी को कहना था, बीजेपी हिंदू को पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज कर रही है, ना कि वो पॉलिटिकल हिंदू बना दिया उन्होंने। इसलिए इशारा उनका बड़ा क्लियर था कि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता। तो ये दिखाना चाहते थे कि हिंदू जो बात कर रहे हैं हिंदू की, वो हिंदू को यूज कर रहे हैं एज ए वोट बैंक। जो कांग्रेस के ऊपर चार्ज लगता था कि माइनॉरिटीज को वोट बैंक यूज कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि हिंदुओं को एट लार्ज बताना कि आप वोट बैंक मत बनिए, आप देश की जो संस्कृति है जिसके बारे में उन्होंने बात किया कि हमारे शिव जी हैं, हमारे साथ कुरान है, सब धर्मों की बात की है। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजी है कि हिंदू कार्ड को कैसे ब्लंट किया जाए
उसी तरीके से होता है कि जब आप कहेंगे हिंदू पॉलिटिकल यूज नहीं हो सकता, हिंदू को यूज करने की जो कोशिश बीजेपी 10 साल से कर रही है या कई सालों से कर रही है, हिंदू को न्यूट्रलाइज करने के ऊपर अटैक था कि मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूं, इसलिए प्रियंका गांधी ने भी बाद में कहा हिंदू के ऊपर कभी अटैक कर नहीं सकता मेरा भाई। तो आपको बड़ा क्लियर मैसेज चल रहा है कि एक तरफ तो आप जोड़ रहे हैं किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, थोड़ा आप हिंदुओं के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी केवल हिंदू का नाम लेकर के लड़ाई करना चाहती है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना चाहती है। तो एजेंडा क्लियर है, राष्ट्रपति के भाषण पे कोई बहस नहीं करेंगे, हम अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे लेकर के जाएंगे। जब प्रधानमंत्री जब कल जवाब देंगे और दूसरा प्रधानमंत्री और उनके पर ये दोधारी तलवार भी है क्या? करेंगे ताकि उनकी तरफ से कोई दोधारी तलवार से भी हाँ, दोधारी तलवार राहुल गांधी दो चार करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? हिंदुत्व के मसले पर जब भी उठाने की कोशिश की है कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने, वो औंधे मुंह पड़े हैं। पर इस बार क्या ये जो दो चार करने की रणनीति दिखाई दे रही है कुछ अलग दिख रही है आपको? नहीं, मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं। उन्होंने बड़ा क्लियर कर लिया है कि उनके ऊपर आप रहने लूज करने के 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे। उनका ये कि ब्रांड मोदी और ब्रांड हिंदू जो बीजेपी के एसेट्स हैं उसको किस तरह ब्लंट किया जाए। इनविंसिबिलिटी जो मोदी की थी 330 से उन्होंने कहा कि 224 पे आ गए, 240 पर आ गए हैं। तो उनका अटैक बड़ा क्लियर है कि हिंदू आप पॉलिटिकल यूज़ कर रहे हैं, मोदी आपके जो हैं बार बार वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो रही है। तो इनकी स्ट्रेटजी अगले 5 साल के अंदर ये है कि हिंदुओं को जो उनकी मेजोरिटी सपोर्ट मिलती है उसको किस तरह से बीजेपी से अलग किया जाए बाकी मुद्दों के साथ जोड़ के। तो अटैक बड़ा क्लियर है और इसके अंदर कोई भी दुधारी तलवार की बात नहीं है कि राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, उसका मीनिंग जो वर्दी निकालते जाइए। पिछले 10 साल से बोल रहे हैं। अभी में जो पप्पू की इमेज थी उसे बन करके अब एलओपी बन गए हैं। उन्हें कहा कि मैंने सोचा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। शिव जी की बात कर रहे थे। तो अपनी सेक्रीफाइस करने का मतलब ये है कि उनको हाउस में रहना पड़ेगा, उनको बाकी छुट्टियों पे गायब हो जाते वो नहीं होना पड़ेगा। तो आज स्पष्ट कह दिया कि मैं अपनी जो लाइकिंग थी, डिसलाइकिंग थी, उनको छोड़ करके एलओपी का पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा। ये एक किस्म का वो दिखाने के लिए आए थे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आई विल बी प्रेजेंट एट एवरी। तो ये राउंड 1 मान लें, राहुल 5.0 जो ये पारी अब खेलने निकले हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं विनोद, राहुल गांधी, ये 5.0 में पहला दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर मैं कहूं, ये तो बड़ा अच्छा गया, तालियां भी थोड़ी बटोरी हैं। पर ये कांटों का ताज भी है क्या? राहुल गांधी वो कंटिन्यूटी, वो निरंतरता रखते हैं, वो परिपक्वता दिखाते हैं और हाजिर रहते हैं या नहीं, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। ये है कि संदीप, यू डोंट हैव टू बी बैलेंस दीप। आपको ये डिस्कशन करते हुए बैलेंस दीप होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन की बात करने के बजाय आप माजी की बात कर रहे हैं। पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, और ठीक होगा भी नहीं, रहेंगे कि नहीं। ये स्पीच जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अटल जी के बाद किसी ने मोदी जी को इतने डिफेंसिव पे नहीं डाला। अटल जी ने तो एक वक्तव्य में डाल दिया था, राजधर्म कह के। ये जो स्पीच थी राहुल गांधी की, ये इन द फेस स्पीच थी। इट वॉज एन इन द फेस स्पीच ऑफ राहुल गांधी जहां तक बीजेपी का सवाल है। उनको उसकी गवर्नेंस पे उन्होंने क्वेश्चन किया, हिंदू धर्म पे क्वेश्चन किया, हर उस इशू पे क्वेश्चन किया जिस इशू पे बीजेपी समझती थी कि वो सर्वोपरि है। उन्होंने ना सिर्फ हिंदुत्व को क्वेश्चन किया, बल्कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का चेहरा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उनको भी क्वेश्चन किया। ये एक गजब की ट्रांसफॉर्मेशन थी और मैं जो पता नहीं ये सस्टेनेबल कितनी होगी, लेकिन आज जो दिन था वो राहुल गांधी का दिन था। कल को ये भी हो सकता है कि कुछ जो बाइडेन की तरह हो जाए या बाराक ओबामा की तरह हो जाए, जब बाराक ओबामा की पहली स्पीच थी। लेकिन आज राहुल गांधी का दिन था और आज इंडिया का दिन था। जो उनके 3 मुख्य वक्ता थे शुरू के, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और ए राजा, डीएमके के ए राजा, वो पूरक थे एक दूसरे के। जहां जो बात राहुल ने थोड़ी कम की, उसको तफसील से राजा ने किया।
सनातन का जवाब ए राजा की तरफ से आया और महुआ मोइत्रा ने इंगित किया कि कहां कहां बीजेपी हारी, जहां जहां। अगर खुद आके आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज के दिन इंडिया अलायंस ने एनडीए को परास्त कर दिया। आज के दिन दे रैन अवे विद द नरेटिव, और इस नरेटिव पे कितना बिल्ड करते हैं आने वाले वक्तों में, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज बहुत बरसों के बाद ये लगा कि इस देश नहीं, में इसीलिए देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विनोद जो आप कह रहे थे कि आई डोंट नीड टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट, कि मुझे कोई संतुलन बनाने की, मैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कोई संतुलन नहीं। पर जब किसी भी परिप्रेक्ष्य को, किसी भी संदर्भ को हम उसका विश्लेषण करते हैं तो उसका आगा और पीछा वो दोनों देखना पड़ता है। और ऐसे में परिपक्वता की एक जो झलक दिखाई दी है राहुल गांधी के आज के भाषण में, एंड राहुल वर्सेस ऑल एक तरह से होता दिखा, सत्ता पक्ष में सब उसे राहुल गांधी को घेरते दिखाई दिए। ये आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। कैन ही डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस? वो निरंतरता बनाए रखते हैं या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं। आज के दिन चर्चा हमारी उसकी स्पीच पे है, आज के दिन चर्चा हमारी मोशन ऑफ थैंक्स पे है। प्रभु बोल रहे थे कि उन्होंने तो मोशन ऑफ थैंक्स पे कुछ बोला नहीं। मुझे लगता है मेरे दोस्त प्रभु ने अनुराग सिंह ठाकुर की स्पीच नहीं सुनी। उन्होंने कितना बोला था मोशन ऑफ थैंक्स पे? एक तरह से ये अनुराग सिंह ठाकुर जो कि लीड स्पीकर था सत्ता पक्ष की तरफ से, उसको भी जवाब था। अनुराग सिंह ठाकुर ने पता नहीं क्या क्या बोला जिसका कुछ लेना देना नहीं था मोशन क्या प्रेसिडेंट के एड्रेस से। तो ये देखिए, पार्लियामेंट में ये होता है। पर मेरा ये मानना है कि जहां तक उसकी अपनी पार्टी का पक्ष का सवाल था, जहां तक इंडिया ब्लॉक के पक्ष का सवाल था, हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की। और कई मुद्दे तो ऐसे थे जिस पे जवाब नहीं था इंडिया अलायंस के पास। अग्निवीर का मुद्दा एक ऐसा था जिस पे जवाब नहीं था। वो बात कर रहे थे कि मर जाए तो कॉम्पनसेशन देते हैं 1 करोड़ का। सच्चाई सवाल यह है कि जब जिंदा होता है अग्निवीर तो उसको क्या मिलता है? सवाल तो ये है ना, जब जिंदा होता है तो उसको क्या मिलता है? बिल्कुल, 4 साल की नौकरी, कोई पेंशन भी नहीं। और यूज एंड थ्रो, उसने बोला यूज एंड थ्रो है ये ह्यूमन रिसोर्स जो है, इट इज मेंट टू बी यूज्ड एंड थ्रोन अवे। इससे बड़ा तीखा प्रहार मैं नहीं समझता कि मोदी जी के पक्ष पर आज तक हुआ है। और आपने सही पकड़ा कि जो वहां पर वरिष्ठ लोग बिल्कुल, अग्निवीर की, हिंदुत्व की बात हुई, अग्निवीर की बात हुई। एक मिनट विनोद, दिबांग और नीट की भी बात हुई और उसमें कहा एक प्रोफेशनल एग्जाम, जहां डॉक्टर बनने हैं या कोई इंजीनियर बनता है, मतलब जो पेशेवर इम्तिहान है उसको आपने कमर्शियल बना दिया, उसे आपने आर्थिक, उसे पैसे के लेन देन का धंधा बना दिया। तो बड़े पिन पॉइंटेड राहुल गांधी को लेकर यह होता था कि बड़े ऐरी फैरी, बहुत ही नफरत की दुकान, बड़े यूटोपियन आदर्शवादी असूलों को आगे बढ़ाते दिखते थे राहुल गांधी। लेकिन आज अटैक पिन पॉइंटेड भी होता दिखा है। जी हाँ, पिन पॉइंटेड अटैक थे, शार्प अटैक थे, पूरी तैयारी के साथ दिए हुए अटैक थे। और बड़ी बात जो है, जो बात एक समझने वाली जो इसमें दिखाई देती है, शायद जो आप टटोल रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसा सत्ता पक्ष, यानी हम पहले विपक्ष की बात करते थे, पर सत्ता पक्ष देखिए, जहाँ उनका संख्या कम है बीजेपी की बहुमत से, जहाँ सहयोगी हैं, जहाँ उनको विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, आरएसएस उनके पीछे पड़ा हुआ है, उसमें आप एक मजबूत दिखाने की जो आपने कोशिश की थी पहले दिन जब आप आए थे सदन के अंदर, वो यहाँ पर वो पूरी रणनीति एक तरीके से चरमराकर गिर गई। अगर एक एलओपी के लिए नेता दर नेता, प्रधानमंत्री 2 बार, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अगर सब लोग बारी बारी से खड़े होकर उसका जवाब दे रहे हैं, तो आप जाहिर है उनको बहुत बड़ा कद दे रहे हैं। ये आप
को शायद इस बात का एहसास नहीं रहा कि हम इतना ज़्यादा तिलमिलाएंगे, इतना ज़्यादा इनकी हर चीज़ का जवाब देते रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। स्पीकर साहब को भी एक तरीके से उन्होंने कटघरे में ला दिया। राहुल गांधी का दूसरी एक पहली बात एम्बैरेसिंग स्पॉट में डाल दिया। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जब उन्होंने कहा कि आपकी सीधी भगवान से बात हुई होगी, स्पीकर साहब ने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद कह रहे हैं बायोलॉजिकल नहीं है। स्पीकर को जगह नहीं थी कि देखें कहां, इनके खुद के बयान है प्रधानमंत्री जी के कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, तो भगवान से ही बात हुई होगी इनकी। स्पीकर साहब चुप हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हाजिर जवाबी है, पहली बात तो किस तरह से सत्ता पक्ष की रणनीति, जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार, कि सत्ता पक्ष दिखाएगा कि हम बहुत मजबूत हैं, हम परवाह नहीं करते कि हमारी 240 सीटें हैं। आज वो दिखाई दिया। पहले ही हमले में कलई जैसे खुल गई, एक के बाद एक नेताओं का खड़ा होना मुझे तो ये दिखाता है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, तैयारी तो थी, आप उल्लेख कर रहे हैं किस तरह से उन्होंने भाषण दिया, एक तो बात ये तो थी। आप ये देखिए किस तरीके से उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू लोगों को जवाब दिए। ये स्पीकर जी से जो उनके स्पीकर साहब के साथ जो उनकी बहस हुई, वो वाली बात कि कहाँ ये भगवान का उनको फोन आया होगा। आपने देखा किसी ने कहा फिर ये औरतों की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे थे किस तरीके से अग्निवीर जो है लैंडमाइन में मारे गए, और फिर वो एक महिला को उल्लेख करते, एक महिला ने मुझे कांपती आवाज बोले फिर ये महिलाओं की बात करें। बोले बिल्कुल मैं महिलाओं की बात कर सकता हूं, बचे नहीं उससे वो। आप अपने संगठन में देखिए कितनी महिलाएं हैं। यानी इस तरीके से सामने आप पे जो हमला हुआ, आपके बारे में जो कहा गया, उसको सीधे आके उसका जवाब देना, उससे बचना नहीं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत एक नए तरीके की नया तरीका, अलग किस्म का अनुभव रहा जहां तक राहुल गांधी की बात है। ये अक्सर देखा जाता है राहुल गांधी के, जब हम रैली में जाते हैं, भाषण होते हैं, 30-35 मिनट में भाषण खत्म, करीब 100 मिनट तक वो बोले, लगातार हमले होते रहे, लगातार वो बात करते रहे। उन्होंने कहा, एक और इसी तरह से वाकया आया जब अयोध्या की बात आई, उन्होंने कहा बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो शायद सत्ता पक्ष से कुछ सांसद बोले नाम लीजिए नाम लीजिए, तो फिर उन्होंने उनको एड्रेस किया कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, भाषण मैं दे रहा हूं, आप मुझे मत बताइए, मैं जानता हूं मुझे क्या बोलना है। तो एक तरीके से ये दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस। एक जो हम राहुल गांधी को शुरू से देखते आए हैं, हमारी ये बात हम हमेशा कहते हैं राहुल गांधी के बारे में कि उनको पास वो भाषा नहीं है, वो शब्द नहीं है। तो शब्दों की कमी जो है उनकी, जिसके बारे में बात होती है, विचारों की कमी, किसी भी वाक्य को ठीक तरीके से सोच पाने की जो कमी है, उसको एक तरीके से पाटते हुए नजर आए। तो ये 2-3 चीजें जो यहां पर दिखाई दे रही हैं, बहुत साफ दिखाई दे रही हैं कि एक ऐसा हमला था जिसका जवाब बीजेपी को देना होगा, और उससे ज्यादा बीजेपी को यह सोचना होगा कि हमारी रणनीति क्या हो। हम इस तरह से अस्त व्यस्त सेना की तरह से नहीं लड़ सकते कि जो भी आके खड़ा हो रहा है जवाब दे रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, लेकिन आपका अच्छा खासा फिल्मों में भी दखल है, आपको फिल्में पसंद भी हैं, आप अभिनय भी करते हैं। तो अगर मैं फिल्मी भाषा में एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूं, उसके बाद अभय दुबे के पास जाता हूं। वो कहते हैं ना कि नई फिल्म रिलीज हुई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो बम्पर ओपनिंग ले ली आज राहुल गांधी ने। बम्पर ओपनिंग ले ली, और उसमें उनको धन्यवाद देना चाहिए सत्ता पक्ष का, जिन्होंने एक तरीके से उनको बम्पर ओपनिंग दिलवाई। अगर सत्ता पक्ष के नेता एक के बाद एक खड़े होकर इस तरह से अपना बचाव नहीं कर रहे होते, छोटी छोटी बातों पर खड़े होकर नहीं, और वरिष्ठ नेता, छोटे नेता खड़े होते, छोटे मंत्री खड़े होते, तो बात है वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता, प्रधानमंत्री स्वयं, एक नहीं 2-2 बार, मैंने तो कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री इस तरीके से करें। उसमें भी उन्होंने उसका जवाब दिया जब हिंदुओं वाली बात हुई। आप, और इसमें मैं शिवराज सिंह चौहान का नाम भी जोड़ना चाहूंगा यहां पर। अभय दुबे, शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते, इशारा वो था कि एमएसपी नहीं दे रहे हैं, और वहां पर खड़े हो गए शिवराज सिंह चौहान। वो भी काफी दिनों बाद वापसी करते दिखे हैं, संसद में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, कि नहीं हम तो लागत का 50% दे रहे हैं। भाई आप स्वामीनाथन आयोग नहीं दे रहे हैं, C2+50 आप नहीं दे रहे हैं, कानूनी जामा आपने नहीं पहनाया है, प्रभावी कैसे बनाया है एमएसपी को, 2 साल से वो कमेटी अभी क्या कर रही है हमें मालूम नहीं। तो दरअसल वो जहां शायद चोट करना भी नहीं चाह रहे थे, वहां भी चोट पाते महसूस कर रहा था क्या सत्ता पक्ष आज।
देखिए, मुझे तो राहुल गांधी का वक्तव्य और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सुनकर ऐसा लगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो पहले से ही उछाल पर है देश में। आप CSDS लोक नीति का सर्वे देखिए, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 35 से लेकर 40 परसेंटेज पॉइंट राहुल गांधी से ज्यादा होती थी, इस वक्त चुनाव खत्म होने के बाद में जब पोस्ट पोल सर्वे किया गया तो राहुल गांधी की प्रतियोगिता 4 परसेंटेज पॉइंट नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। पंजाब में वो पहले ही से उनके आगे हैं, तो उत्तर भारत के इन दो बड़े महत्वपूर्ण इलाकों में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं। दक्षिण भारत में पहले ही से नरेंद्र मोदी से आगे हैं। मैं कहना ही चाहता हूं कि इस भाषण को देश में इतने बड़े पैमाने पर इस वक्त सुना जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, डिजिटल मीडिया का फायदा उठाकर, कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इससे और भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारे वरिष्ठ साथियों ने और दिवांग ने जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, वो सब बातों से मैं सहमत हूं। देखिए, कभी भी विपक्ष के नेता के रूप में मुझे राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त भाषण देंगे। अभी हम लोग T20 के विश्व चैंपियन हुए हैं। अगर क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल नहीं, उनकी करें, बोलने की क्षमता, शब्दों के चयन, उनके भाषण की शैली पर हमेशा सवाल उठते थे कि 19 भी नहीं वो तो 10 हैं मोदी के मुकाबले। मतलब मजमा लूटना मोदी को आता था, राहुल को नहीं। पर आज राहुल वो काम करते दिखे हैं क्या? मैं वही आता हूं। तो उन्होंने इतनी जोर का छक्का मारा है कि बाउंड्री नहीं, वो स्टेडियम के पार चला गया है। लेकिन आपने सही कहा कि जो संसद है वो T20 का मैच नहीं है, वो एक बहुत लंबा चलने वाला टेस्ट मैच है, जहां राहुल गांधी को अपना दमखम दिखाते रहना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप भारत जोड़ो यात्रा से देखिए और पूरे चुनावी मुहिम होते हुए निकल के आइए, तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया में एक खास तरह की भाषा विकसित की है, एक खास तरह की शैली विकसित की है, जो आक्रामक भी है, तर्कपरक भी है। हिंदी अंग्रेजी मिली हुई है। इस संसद में काफी देर तक वो अंग्रेजी बोलते रहे, फिर उन्होंने हिंदी बोली, मिला जुला के बोली। अंग्रेजी भी उनकी बड़ी सरल और छोटे छोटे वाक्यों की अंग्रेजी होती है, साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस अंग्रेजी को समझ सकता है। मुझे लगता है कि उन्होंने वो अपनी बहन प्रियंका गांधी की तरह बहुत प्रभावपूर्ण हिंदी नहीं बोलते, लेकिन इसके बावजूद उनकी पूरी शैली मुझे चुनावी मुहिम के दौरान भी बहुत ही प्रभावी लगी। इतने प्रभावी तरीके से वो कनेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ में, और सारे देश में उनका भाषण सुना जा रहा है, उससे उनकी कनेक्टिविटी और बढ़ गई होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने यह भाषण देकर तो इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं अभय, तो जो भारत जोड़ो यात्रा, पहली भारत जोड़ो यात्रा में काफी कुछ हुआ। ये ऑपरेशन पप्पुआइजेशन, पप्पूकरण राहुल गांधी का, वो ध्वस्त होता दिखाई दिया। दूसरे ने कोई खास कमाल नहीं किया, टी शर्ट में दाढ़ी बढ़ाए हुए राहुल, अब साफ क्लीन शेवन राहुल गांधी कुर्ता पजामा पहने हुए सीमलेस कुछ ट्रांजिशन करते दिखे हैं। वो सड़क की बात संसद तक भी लाते दिखे हैं क्या, या इज इट टू अर्ली टू से दैट? देखिए, नहीं, पप्पूकरण तो अतीत की चीज हो चुका है। अब तो पूरे सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के मीम भरे पड़े हुए। सब लोग, अगर किसी का उपहास हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो लगातार नरेंद्र मोदी का उपहास हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे मीम है जिसको खुद भी हंसते हंसते पेट फूल जाता है उन बातों पर। तो ये एक बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शेर पढ़ा था, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्ष की मजबूती, विपक्ष के नेता के मुंह से निकले हुए शब्द, ये सब तो एक पहली मानगी है। अभी तो पहली बार पिछले 10 साल में लोकतंत्र संतुलित दिख रहा है। 2024 के चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसने लोकतंत्र में जो असंतुलन कायम हो गया था, विपक्ष बहुत कमजोर होता था, सत्ता पक्ष अपना मनमाना डिस्कोर्स चलाता रहता था, वो सब खत्म हो गया है। तो अब सवाल पूछे भी जा रहे हैं, उन पर तिलमिलाहट भी दिखाई दे रही है, उस पर पलटवार भी दिखाई दे रहा है, वरना बहुत से मुद्दे गौण भी होते दिखाई देते थे। और ऐसे में अब एक बड़ा खाका खींचे विनोद अग्निहोत्री से मैं ये पूछ रहा हूं, विनोद, अगर बड़ा खाका खींचे, ये एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है, एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी और इंडिया की, और इंडिया में अगर हम देखें तो चाहे अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव या अभिषेक बैनर्जी या कणी मई या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे को भी अगर आप जोड़ लें, तो जो घटक भी हैं वो सेम एज ग्रुप, सेम माइंडसेट के दिखाई देते हैं।
तो आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं राजनीति के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से, संसद की कार्रवाई के लिहाज से। देखिए, राहुल गांधी के भाषण को लेकर हमारे जो मित्रों ने कहा, मैं सबसे सहमत हूं। मुझे लगता है आज वो कांग्रेस के नेता की तरह नहीं बोले, आज वो संपूर्ण विपक्ष के नेता के तौर पर और इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर बोले। जिस तरह से और जिस तरह उन्होंने मुद्दे उठाए, वो सारे मुद्दे वो हैं जो विपक्ष लगातार उठाता रहा है, और जो धार दी उन्होंने मुद्दों को। तो आप देखिए, जो अभी विनोद शर्मा जी ने कहा, हमारे नामाराशी हैं वो, कि आज का दिन इंडिया गठबंधन का दिन था, क्योंकि जिस तरह ये राजा, जिस तरह महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी बोले, तो निश्चित रूप से आज का दिन विपक्ष के नाम रहा। और हमारे यहाँ कहावत है या अंग्रेजी की कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज जो पहला इंप्रेशन राहुल गांधी ने दिया है, मुझे लगता है इसकी गूंज जो है संसद में दूर दूर तक रहेगी, क्योंकि पहला दिन, पहला इंप्रेशन, और सरकार जिस तरह विचलित हुई। देखिए, प्रधानमंत्री के पास पूरा मौका था रिप्लाई में अपनी बात कहने का, गृह मंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास, सबके पास मौके हैं, अभी उनको बोलना भी है, तो वो दे सकते थे। लेकिन बीच में उनका क्लैरिफिकेशन करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पूरे सत्ता पक्ष को विचलित किया है। और इसीलिए सरकार अगर विचलित हुई है, तो विपक्ष के नेता की सबसे बड़ी सफलता यही है। उसका काम ही है कि मुद्दों को जो है तीर निशाने पर लगे, और हिंदू वाली जो बात है उसका भी क्लैरिफिकेशन। पर देखिए, अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है विनोद। मैं दूसरे विनोद यानी कि विनोद शर्मा कह रहे थे कि मैं बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हूं। मैं बैलेंसिंग एक्ट कतई नहीं करता हूं, मैं सतत रहता हूं, और अतीत पर भी मैं निगाह डालता हूं जब भविष्य के बारे में कोई विश्लेषण किया जाता है। 20 सालों में 99 सवाल पूछे राहुल गांधी ने, इसका जिक्र प्रभु चावला ने अपने कल के लेख में भी किया है। 26 चर्चाओं में मात्र हिस्सा लिया, तो अभी ये कांटों का ताज है। और वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कितना रहते हैं, डटे रहते हैं संसद में, ये भी देखना होगा। देखिए, राहुल गांधी का एक स्वभाव समझ लीजिए। राहुल गांधी जिस काम को हाथ में लेते हैं सिर्फ वही काम करते हैं, वो उसके अलावा नहीं करते। जब वो सांसद थे, नेता विपक्ष नहीं थे, या सदन में दल के नेता भी नहीं थे, तो वो सिर्फ अपनी अमेठी क्षेत्र के बारे में ही चर्चा करते थे और वही देखते थे। आज वो नेता विपक्ष हैं, और नेता विपक्ष के रूप में वो आप देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, जब नेता विपक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी बात होती थी, तब भी मैं कहता था कि वो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएंगे और उसको निभाएंगे भी। आज ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस जिम्मेदारी को उठाया है। क्योंकि अब जो अतीत, बिल्कुल सही बात है, अतीत पर ही वर्तमान की नींव खड़ी होती है, ये बात सही है। अतीत से व्यक्ति सीखता भी है, लेकिन अतीत, उसका जो है, अतीत का जो बोझ है वो भी उतारने का मौका वर्तमान देता है। तो राहुल गांधी के सामने अतीत का बोझ उतारने का भी मौका है। चुनौतियां निश्चित रूप से उनके सामने हैं। उनको जो है सरकार के हमलों का भी जवाब देना है। अब जिस तरह से पूरी बीजेपी ने हिंदू वाला नैरेटिव खड़ा किया है, जिसका उन्होंने तुरंत प्रतिकार भी किया, तो ये कांटों का ताज है। वेल बिगन इज हाफ डन, हम कहते हैं, शुरुआत अच्छी की है। ऐसे में एक बहुत ही छोटा सा कमेंट दिबांग आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि जब मैं लंदन में था आपने कहा था कि भाई विपक्ष को, एक वो जो ब्रिटिश की संसदीय परंपरा है कि विपक्ष वाले वो एक शैडो कैबिनेट भी बनाते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर है या मंत्री हैं तो उनके भी होते हैं और वो सवाल जवाब करते रहते हैं। उसी राह पर, या आपके सुझाव को क्या विपक्षी खेमा कुछ आत्मसात करता भी दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर पॉइंटेड कुछ ऐसे मसले उठाए गए हैं जिनका अलग अलग मंत्रालयों से लेना देना है। जहाँ एक तरीके से अगर आप देखें तो वो ज़रूर लगता है ऐसा, पर मुझे लगता है संदीप कि वो आइडिया इतना अच्छा है, और चूंकि अब आपने इतनी अच्छी शुरुआत कर ली है, तो अगला कदम वही होना चाहिए कि आप पूरी शैडो कैबिनेट बनाएं और बाकायदा सत्ता पक्ष को, जो कि विपक्ष का काम भी है, लगातार हर मुद्दे पर घेरें, तथ्यों के साथ घेरें, रिसर्च के साथ घेरें, और उसको मजबूती से संसद में रखें, ताकि एक बार फिर ये जो ट्रोलिंग वाला काम है ना, वो बंद होना चाहिए। आज बीजेपी वो ट्रोलिंग, राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए दिखाई दिए, मेरे ख्याल से ये बंद होना चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता है, और वो तभी होगा। और एक बात और है कि अब जो सारा ध्यान है, जो तो पहले होता था, आर्मीज तो अब दोनों तरफ से काम करने लगी हैं, और ट्रोलिंग तो होगी, ये भी एक कड़वी हकीकत है। और हम इंग्लैंड का भी जिक्र कर रहे थे, 4 तारीख को, 4 जुलाई को इंग्लैंड में भी चुनाव होने वाले हैं, उसको भी हम कवर करेंगे ग्राउंड से, उसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। लेकिन शुरुआत अच्छी की है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो बॉक्स ऑफिस पर हिट होते दिखाई दिए हैं। हिट विकेट तो नहीं हो जाएंगे,
आने वाले दिनों में। तो आज सीधा सवाल में हम बात कर रहे थे बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में पहले भाषण की। हिंदू, डर, नीट, अग्निवीर, किसान, तमाम मुद्दों को उन्होंने छेड़ा और सरकार को घेरा। और नीरो तमांग हमारे दर्शक हैं, मंगन, सिक्किम, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। उनका कहना है कि मणिपुर का उचित समाधान होना ही चाहिए। राहुल ने सही मुद्दा उठाया और आप भी ऐसी राय हमें देते रहिए, क्योंकि एबीपी न्यूज़ आपको रखता है आगे। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं, एएच खान, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में रहते हैं। इनका कहना है कि विपक्ष का सत्ता को जवाब देने पर मजबूर करना अच्छे संकेत हैं, क्योंकि जमहूरियत में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष तो मजबूत होता ही है, लेकिन विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए ताकि समन्वय बना रहे। आज सीधा सवाल में बस इतना ही।